नमस्कार साथियों, मैं अमृत एक बार पुनः आपका स्वागत है आपका अपना चैनल अवर मिशन पर। यह वीडियो विशेष रूप से बीपीएससी के माध्यम से बिहार में शिक्षक की तैयारी करने वाले शिक्षक अभ्यर्थी एवं माध्यमिक परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए विशेष रूप से यह वीडियो लाभदायक है। विश्व इतिहास की फ्रांस की राजक्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया गया है। साथ ही साथ उससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी विस्तार पूर्वक इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक बने रहें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें और एजुकेशनल ग्रुप में भी शेयर कर दें। तो चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि फ्रांस की राजक्रांति कब एवं किसके शासनकाल में हुई? तो इसका राइट आंसर होगा 1789 ईस्वी में लुईस 16वां के शासनकाल में। यानी कि फ्रांस में राजक्रांति जो हुई थी उस समय लुईस 16वां का शासनकाल था और वह डेट था 1789। प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं कि फ्रांस की राजक्रांति फ्रांस की स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 14 जुलाई। 14 जुलाई को फ्रांस की स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। जिस प्रकार भारत का 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, अमेरिका में 4 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, जस्ट उसी प्रकार जो है 14 जुलाई को फ्रांस की स्वतंत्रता दिवस मनाई जाती है। प्रश्न संख्या 3 है कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रांस की राजक्रांति। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रांस की राजक्रांति। प्रश्न संख्या 4 है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि मैं ही राज हूं और मेरे शब्द ही कानून है। यानी कि यह जो उक्ति है, यह जो शब्द बोले गए हैं कि मैं ही राज हूं और मेरे शब्द ही कानून है, यह बिल्कुल हिटलर शाही बात है। और यह किसके द्वारा बोला गया था? तो लुईस 14वां के द्वारा बोला गया था। लुईस 14वां के द्वारा बोला गया था कि आई एम स्टेट, मैं ही राज हूं और मेरे शब्द ही कानून है। प्रश्न संख्या 5 है, क्या न्यायाधीशों का पद किस वर्ग के लिए सुरक्षित होता था? यानी कि फ्रांस में वहां के समाज को 3 वर्गों में बांटा गया था। उन 3 वर्गों में प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट था, जिसमें कह रहा है कि उसमें जो न्यायाधीश आते थे वो आखिर किस वर्ग के लिए सुरक्षित थे? तो उसका राइट आंसर होगा कुलीन वर्ग के लिए। प्रश्न संख्या 6 को देखेंगे कि वर्साई के शीश महल का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? किस शासक के द्वारा किया गया था? तो लुई 14वां के द्वारा वर्साई के शीश महल का निर्माण किया गया था। प्रश्न संख्या 7, लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर कब बैठा? यानी कि लुईस 16वां जो है फ्रांस की राजगद्दी पर कब बैठा, यानी अपने अधिकार कब कर लिया? तो इसका राइट आंसर होगा 1774 में लुईस 16वां जो है फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा। प्रश्न संख्या 8 है और 9, ये दोनों प्रश्न संख्या जो है बड़ा कंफ्यूजन की स्थिति पैदा करता है। कह रहा है कि पहले प्रश्न को देख लेते हैं। टैले किस प्रकार का, कह रहे देखिए लिखने में लैंड लिखने जा रहे थे, भूल गए, इसको पूरा लिखने का। टैले किस प्रकार का कर था? तो इसका राइट आंसर होगा भूमि कर। यानी फ्रांस में एक प्रकार का कर लगाया जाता था भूमि पर जिसका नाम था टैले। और उसी प्रश्न का जो दूसरा है कि टीथे किस प्रकार का कर था? तो इसका राइट आंसर होगा धार्मिक कर। अब कंफ्यूजन यह होती है कि कभी एग्जाम में टैले और तीथे दोनों दे देगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि कौन भूमि कर है और कौन धार्मिक कर है। तो इसको अपना एक छोटा सा ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। जैसे टैले, टैले को टैले है और इसका जो कर है भूमि पर लगता है और भूमि को अंग्रेजी में लैंड बोलते हैं, LAND लैंड बोलते हैं। तो इसमें भी एल से स्टार्ट होता है और टैले भी जो है टैले, टैले यानी एल लैंड, यानी कि दोनों जो मिल रहा है LL, इसलिए यह जो गया टैले भूमि कर। और जब टैले छट गया तो टी से क्या हो गया? धार्मिक कर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं कि चर्च का विरोधी कौन था? रूस का एक शासक था जो चर्च पर भी टैक्स लगा दिया था, इसलिए उसको चर्च का विरोधी कहा जाता था। तो उसका राइट आंसर होगा वॉल्टेयर जो है चर्च का विरोधी था। प्रश्न संख्या 11 है कि फ्रांस में
प्रजातंत्रात्मक शासन पद्धति का समर्थक कौन था? यानी कि फ्रांस में प्रजातंत्रात्मक शासन पद्धति का समर्थन कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा रूसो। रूसो जो है फ्रांस में प्रजातंत्रात्मक शासन पद्धति का समर्थक था। प्रश्न संख्या जो 12 है 12 है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी व्यक्ति ने कहा था कि 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यानी कि भेड़ियों की समान रहने की अपेक्षा शेर की तरह दहाड़ के रहें। जस्ट उसी तरह की बात है कि 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह के शासन की उत्तम है। यह युक्ति किसका है? वॉल्टेयर। यानी कि अंग्रेजों के समय में जैसा कहा जाता था कि झुक के रहना और शेर की तरह दहाड़ कर रहना, यह जो है 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह की तरह हमेशा शासन रहे उत्तम है, यह वॉल्टेयर का कथन था। प्रश्न संख्या 13 जो है एक पुस्तक का नाम है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी पुस्तक है? तो इसका राइट आंसर होगा रूसो। रूसो की पुस्तक का नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। प्रश्न संख्या 14 है कि लेटर्स ऑन इंग्लिश, यह भी पुस्तक है, किसकी रचना है? तो वॉल्टेयर। लेटर्स ऑन इंग्लिश की रचनाकार कौन है? तो वॉल्टेयर। प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं कि कानून की आत्मा द स्पिरिट ऑफ लॉ किसकी रचना? तो इसका राइट आंसर होगा मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू जो है कानून की आत्मा नामक किताब की रचनाकार है। प्रश्न संख्या 16 है कि फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण नारा क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा समानता। ऐसे फ्रांस की क्रांति में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व तीनों होता था। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नारा क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा समानता। प्रश्न संख्या 17 है कि फ्रांसीसी समाज को कितने वर्गों में बांटा गया? जैसा कि पीछे प्रश्न आया था, तो 3 वर्ग में। प्रथम वर्ग जिसको हम लोग प्रथम स्टेट कहते थे, जिसके अंतर्गत पादरी आते थे। द्वितीय वर्ग, द्वितीय स्टेट जिसके अंतर्गत अभिजात वर्ग। और तृतीय स्टेट जिसके अंतर्गत पेशा वर्ग या कुलीन वर्ग, जिसके अंतर्गत आपको न्यायाधीश, आपको कृषक, वकील, शिक्षक इत्यादि जो भी पेशा करने वाले होते हैं तृतीय वर्ग के अंतर्गत आते थे। प्रश्न संख्या 18 है कि फ्रांस की राजक्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा का क्या नाम था? वहां का मुद्रा का नाम था लिवरे। लिवरे जो है फ्रांस की राजक्रांति के समय वहां का मुद्रा का नाम था। प्रश्न संख्या 19 है कि माप तौल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? यानी कि डेसिमल प्रणाली किस देश की देन है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रांस की देन है। जिस प्रकार शून्य का आविष्कार कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। उसी प्रकार डेसिमल की प्रणाली के किस देश की देन है? तो यह है फ्रांस की। प्रश्न संख्या 20 जो है नेपोलियन का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 15 अगस्त 1969 को नेपोलियन का जन्म हुआ था। प्रश्न संख्या 21 कि सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा हर्डर को। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा हर्डर को। प्रश्न संख्या 22 है कि नेपोलियन के पिता का क्या नाम था? तो कार्लो बोनापार्ट। नेपोलियन का जन्म अभी जस्ट बताया 1769 और उनके पिता का क्या नाम था? तो कार्लो बोनापार्ट। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं कि नेपोलियन जो है फ्रांस का सम्राट कब बना? तो इसका राइट आंसर होगा 1804 में नेपोलियन जो है फ्रांस का सम्राट बना था। प्रश्न संख्या 24 जो है आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे माना जाता है? तो इसे राइट आंसर होगा नेपोलियन। नेपोलियन को आधुनिक फ्रांस का निर्माता माना जाता है। प्रश्न संख्या 25 है और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बनियों का देश किसे कहा जाता है? तो इंग्लैंड को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इंग्लैंड के लोग जो है कई देशों में सबसे पहले व्यापार के पर्पज से वहां जाते थे, छोटे छोटे रोजगार करते थे, व्यापार करते थे और धीरे धीरे उस देश के बारे में समझते थे और वहां बस कर उस पर जो है कब्जा करने की कोशिश करते थे। तो इसीलिए इंग्लैंड को वनियों का देश कहा जाता है। अगला प्रश्न जो है 26 लिटिल कॉर्पोरल के नाम से कौन जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा नेपोलियन। नेपोलियन को लिटिल कॉर्पोरल भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 27 है कि नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कब की? तो इसका राइट आंसर होगा 1800 ईस्वी में नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की। और जैसे ही यह वीडियो समाप्त होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में
इस PDF का लिंक दिया रहेगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेंगे, आप आराम से उसको फेयर कर लेंगे, नोट्स कर देंगे। चूंकि यह बिल्कुल हैंड रिटेन नोट्स है, इंपॉर्टेंट है, वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर देंगे। प्रश्न संख्या जो है 28, कि ट्राफल्गर का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 1805 में इंग्लैंड एवं नेपोलियन के बीच जो है ट्राफल्गर का युद्ध हुआ था। प्रश्न संख्या 29, फ्रांस के प्रभुत्व को समाप्त किस समझौता के तहत किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा वियना कांग्रेस समझौता के तहत फ्रांस के प्रभुत्व को समाप्त किया गया। और इस टॉपिक का प्रश्न संख्या 30 और लास्ट है कि व्यापारी, वकील, शिक्षक, किसान एवं मजदूर किस वर्ग के अंतर्गत आते थे? तो तृतीय वर्ग के अंतर्गत आते थे। जो भी पेशा करते, जो भी रोजगार करने वाले थे, उन सब जो है तृतीय वर्ग के अंतर्गत आते थे। चूंकि फ्रांस के समाज को 3 वर्गों में बांटा गया था, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। और यह जो भी है व्यापारी, वकील, मजदूर, यह सब तृतीय स्टेट के अंतर्गत आते थे। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय साथियों। लेकिन आपसे निवेदन है कि वीडियो को देखें और इसका PDF जो है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।